जी, जी, उमर भाई। चलिए डैम प्रूफिंग हो किसे गया कहते सर। हाँ, डैम प्रूफिंग किसे कहते हैं? देखिए हमने लेक्चर अभी रिकॉर्ड किया है लेकिन काफ़ी पोर्शन मैंने पढ़ा दिया था। ख़ैर अभी फिर से थोड़ा-सा ऊपर से हल्का-सा ओवरव्यू दे देते हैं। डैम प्रूफिंग किसे कहते हैं? डैम कहते हैं मॉइस्चर को, प्रूफिंग यानी मॉइस्चर को किसी भी बिल्डिंग में प्रूफ करने का जो तरीका है उसे हम डैम प्रूफिंग कहते हैं, ठीक है? डैम प्रूफिंग हमारे पास इसके बाद फर्दर 1 सेकंड, एक तो ये ठीक है। तो देखें किसी भी बिल्डिंग में अगर हमें डैम प्रूफिंग को रोकना है यानी प्रूफ करना है, उसे डैम डैम प्रूफ बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्सेज एट वेरियस लेवल ऑफ एंट्री ऑफ अ बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक बिल्डिंग है उसे अगर बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पे डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? डैम प्रूफ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। किस वजह से प्रोवाइड करते हैं? ताकि हम मॉइस्चर को ऊपर तक जाने ना दें, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर जाने ना दें, इस वजह से हम डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली आज के ज़माने में जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं उन सब में डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? ये क्या करता है, डीपीसी का काम ये होता है कि मॉइस्चर को वॉल्स के अंदर, फ्लोर्स के अंदर और बेसमेंट ऑफ अ बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये अगर आ जाए तो हमारे जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो वीक पड़ जाता है या सेटल कर जाता है, ठीक है? पानी आएगा ज़ाहिर है एक बिल्डिंग के अंदर तो वो क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा, ठीक है? तो सेटल कर जाना यानी कि बिल्डिंग को नुकसान है एक किस्म से। फिर काजेज़ कि एक बिल्डिंग में किस वजह से डैम्पनेस आ जाती है, तो हमारे पास देखें अगर वाटर का जो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के अंदर भी तो पानी होता है, ठीक है? तो अगर वो राइज़ कर जाए और ऊपर तक फाउंडेशन लेवल तक आ जाए, तो उस वजह से भी जो है हमारे पास डैम्पनेस यानी मॉइस्चर आ जाता है किसी भी बिल्डिंग, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है रेन ट्रेवल फ्रॉम वॉल टॉप्स यानी कि बारिश जो है जब होती है उस वजह से भी हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर डैम्पनेस आ जाती है। तीसरा है रैन बीटिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल वॉल्स यानी कि बाहर अगर दीवार पे बारिश ज़ोरदार चल रही हो और वो बीट कर रहा हो एक्सटर्नल वॉल को, तो इंटरनल वॉल के अंदर भी क्या आ जाता है, डैम्पनेस आ जाता है। फिर चौथा पॉइंट है कंडेंसेशन यानी कि वक्त के साथ पानी का जो है जमा होके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, और उस वजह से भी हमारे पास जो है यानी नमी की शक्ल में या बुखारात की शक्ल में भी हमारे पास क्या आ जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर डैम्पनेस आ जाती है, ठीक है? चौथा है पुअर ड्रेनेज यानी कि किसी घर में अगर निकासी नहीं है आपकी, तब उस वजह से भी हमारे पास क्या आ जाता है, डैम्पनेस आ जाता है। इम्परफेक्ट ओरिएंटेशन यानी कि अगर एक ऐसे लोकेशन पे एक घर या कोई स्ट्रक्चर जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं लगती, तब भी हमारे पास उसके अंदर क्या आ जाता है, डैम्पनेस आ जाती है, ठीक है? बाकी ये बेसिक पॉइंट्स हैं। ये आप लोगों को एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें अगर आप लोग गौर से देखें तो ये जो है हमारे पास ये और ये जो शो हो रहा है इसे कहते हैं डीपीसी। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी थिकनेस का हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रक्चर में हम इसे जो है काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर सरिया भी डाल देते हैं, उस हिसाब से भी इसे प्रोवाइड करते हैं। इसका काम सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ डैम्पनेस को रोकना यानी नीचे ज़मीन से नमी को ऊपर तक रोकना, ठीक है? इसका और कोई काम नहीं होता। अगर कोई समझ रहा है कि मैं डीपीसी प्रोवाइड करके किसी घर को जो है मजबूत बनाऊँगा, तो असल में ये मजबूती का काम इससे नहीं होता। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम होता है, इसका काम होता है डैम्पनेस को स्ट्रक्चर तक रोकना, ठीक है? अगर डैम्पनेस आ जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह दिखेगा। व्हाइट डिपॉज़िट्स अगर आप लोगों को दिख रहे हों, तो नमी आने की वजह से इस तरह सफ़ेद-सफ़ेद जो है हमारे पास कलर के आ जाते हैं। और जो प्लस्तर है वो गिरने लगता है, ये नमी डैम्पनेस की वजह से आता है। तो ये तब होता है जब आप प्रॉपर जो है डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? फिर आता है आइडियल डैम्प प्रूफिंग मटेरियल शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें डीपीसी में जो है हम लोग मुख्तलिफ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ सीमेंट से डीपीसी प्रोवाइड नहीं किया जाता। हम लोग तो क्या करते हैं, आरसीसी सीमेंट ये सब कुछ डाल के जो है डीपीसी बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही मटेरियल्स हों। हमारे पास कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, डैम्प प्रूफिंग करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर कुछ खसूसियात होती हैं, ठीक है? जो हमारे पास डीपीसी है वो परफेक्टली इम्परवियस है। इम्परवियस वो स्ट्रक्चर को कहते हैं जो जिसमें से पानी पास ना हो, ठीक है? इट शुड बी परफेक्टली इम्परवियस, ठीक है? पानी पास नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ड्यूरेबल यानी कि वक्त गुजरने के साथ भी उस पे कोई असर ना पड़े, ठीक है? इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग सुपरइम्पोज लोड्स कमिंग ऑन इट यानी कि इसे स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है ऊपर से लोड आएगा और डीपीसी नीचे प्रोवाइड करते हैं, कम से कम इतना उसके अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वो टूट ना जाए, ठीक है?
It should be flexible so that it can accommodate the structural movements without any fracture, यानी कि इसे फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, कोई ज़लज़ला आ गया, कुछ भी आ गया तो वो अपने जगह से जो है यहाँ वहाँ ना हो, ठीक है? इट शुड रिमेन स्टेडी इन इट्स पोजीशन व्हेन वंस अप्लाइड, यानी कि इसे एक ही जगह पे होना चाहिए जब आप इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? इट शुड नॉट बी कॉस्टली, देखिए एक इंजीनियर का काम यही होता है कि कॉस्टली चीज़ें ना इस्तेमाल करे और एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है? The materials commonly used for dam proofing are hot bitumen, mastic asphalt, bituminous or asphaltic felts, metal sheets, combination of sheets and felts, stones, bricks, mortar, cement, concrete and plastic sheets. देखिए आम तो आप लोगों ने सिर्फ जो है ब्रिक स्टोन्स, ठीक है, ये तो बिल्कुल हैं ही हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट का जो आप लोगों ने देखा होगा अपने इलाकों में, जब एक स्ट्रक्चर बनता है तो नीचे जो डीपीसी प्रोवाइड करते हैं वो मोस्टली सीमेंट कंक्रीट का प्रोवाइड करते हैं या मोर्टार का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बिचुमन, यहाँ पे जो जिक्र आया है बिचुमन, ठीक है, मेस्टिक असफाल्ट हो गया, यानी कि बिचुमन के साथ एग्रीगेट डाल दिया, या बिचुमिनस हमारे पास कुछ फेल्ट्स होते हैं या मेटल शीट्स होते हैं जो मैं दिखा देता हूँ अभी। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मेस्टिक असफाल्ट है, ठीक है। किसी भी अक्सर जो लड़के यूटी खुजदार से ग्रेजुएट हुए हैं उन्होंने देखा होगा हॉस्टल 9 के ऊपर जो है उन्होंने कुछ इस तरह के जो है कुछ असफाल्ट अप्लाई किया हुआ था। ये एक तो कीड़ों को जो है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आने नहीं देते, दूसरा इनका काम ये होता है कि ये डैम्पनेस को जो है प्रिवेंट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर से। तो ये जो है बिचुमन ही है, ठीक है? और ये डीपीसी पे प्रोवाइड करते हैं ताकि जो नमी है वो दूर रह सके, ठीक है? याद रखें ये जो असफ़ाल्ट है ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है डैम्पनेस को प्रिवेंट करता है। दूसरा ये है कि कुछ शीट होते हैं, ठीक है? बिचुमन के, उनको इस तरह प्लेस करते हैं और ऊपर से जो है हीट अप्लाई करते हैं और इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डैम्प प्रूफ हो जाता है, ठीक है? फिर इस तरह के जो चीज़ें हैं ये दोनों फाउंडेशन में भी आप लोग अप्लाई करके किसी भी स्ट्रक्चर को उसमें से डैम्पनेस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। या ये तो आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स बनते हैं वो लोग क्या करते हैं, नीचे ये डांबर से जो है ये बिचुमन से इस तरह की एक शीट प्रोवाइड करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद जो है एक ही होता है, ये डैम्पनेस को ऊपर जाने नहीं देता, क्योंकि ये जो है इसके इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बिचुमन के, जिसकी वजह से जो नमी है वो बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही अंदर रह जाता है या बाहर ही बाहर, यानी कि इस ज़मीन का इसका जो है इसके अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बिचुमन की पेंट कर देते हैं और ये जो है इंसेक्ट्स को भी अंदर आने नहीं देता किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्स को डैम्पनेस से बचाने के लिए हम इस तरह की बिचुमन पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है, फाउंडेशन के ऊपर। फिर देखिए डीपीसी प्रोवाइड करने भी के भी कुछ असूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने जो है ना कुछ भी उठा के जो है ना अपनी तरफ से लगाना शुरू कर दिया, तो और किस तरह लगाना है ये भी, इसके भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है कि द डैम प्रूफ कोर्स में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली इन्होंने क्या किया, प्रोवाइड किया है। कभी कभार ऐसे होता है कि यहाँ पे इस तरह वर्टिकली भी लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द डैम प्रूफ कोर्स में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। The horizontal dam-proof course should cover the full thickness of walls excluding rendering, ठीक है। इसका मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इस बंदे ने कैसे परफेक्टली जो है पूरे थिकनेस के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, कंप्लीट इसने क्या किया, एक ले कर दिया है डीपीसी को, तो इस तरह पूरे थिकनेस को इसने क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। इसी तरह ये कह रहा है कि उसको कंप्लीटली जो है उसको कवर कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि मॉइस्चर कहीं से भी घुस ना जाए बिल्डिंग के अंदर। द डैम प्रूफ कोर्सेज शुड बी सो लेट दैट अ कंटिन्यूस प्रोजेक्शन इज प्रोवाइडेड, यानी इससे कंप्लीटली जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर बीच में अगर मैं छोड़ दूं डैम प्रूफ कोर्स को तो वहाँ पे जो छोटे सुराख होंगे वहीं से डैम्पनेस आ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं और उसमें डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक ही दिन में प्रोवाइड करें, कोशिश करें जिस भी एक कमरे में प्रोवाइड कर रहे हैं या एक घर में प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसे एक ही दिन में एक ही तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। At junctions and corner of walls, the horizontal dam proof course should be laid
खासकर जो जंक्शंस हैं, कॉर्नर्स हैं किसी भी वॉल के, वहाँ पे आपने क्या करना है, उसे कंटिन्यूअस रखना है, क्योंकि वही कॉर्नर्स ही होते हैं जहाँ से चांसेस ज़्यादा होते हैं डैम्प प्रूफिंग के, डैम्पनेस के, सॉरी। फिर आता है द मोर्टार बेड सपोर्टिंग द डैम्प प्रूफ कोर्स शुड बी इवन एंड लेवल्ड एंड शुड बी फ्री फ्रॉम प्रोजेक्शन सो दैट द डैम्प प्रूफ कोर्स इज नॉट डैमेज। देखिए, कभी कभार हम क्या करते हैं कि ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसे जो है लगा देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है हम कभी क्या करते हैं कि शीट लगा देते हैं, ठीक है। शीट लगा देते हैं या बिचुमन लगा देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ये जो इसके नीचे, यानी ये जो कंप्लीट एक, ये खुद भी तो एक किस्म का डैम्प प्रूफिंग जो है एक लेयर है। कहता है कि अगर ये लेयर जो है एक तो लेवल होना चाहिए, ताकि अगर आप इसके ऊपर फर्दर जो डैम्प प्रूफिंग कोई कोर्स है, जैसे कि एसफाल्ट हो गया, कोई बिचुमन हो गया, कुछ भी आप प्लेस करें तो वो परफेक्टली आना चाहिए, ठीक है। ये लेवल होना चाहिए इसको। फिर हमारे पास आता है कि द डैम प्रूफ कोर्स शुड नॉट बी केप्ट एक्सपोज्ड ऑन द वॉल सरफेस अदरवाइज इट में गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग फिनिशिंग वर्क। यानी कि इसे जो है आप खुला ना छोड़ें, ताकि आप जो है फर्दर अगर काम कर रहे हैं तो आप इसे जो है नुकसान ना पहुंचा सकें। फिर कह रहे हैं कि मैंने हॉरिजॉन्टल डैम प्रूफ कोर्स दैट ऑफ अ फ्लोर is continued to a vertical face, a cement concrete fillet of about 75 mm radius should be provided at the junction। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें आप जो है इस तरह हॉरिज़ॉन्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वर्टिकली जाना है, इस तरफ जाना है। तब आप क्या करेंगे, एक फिलेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिलेट का मतलब ये होता है कि आप एक एंगल पे जो है इस तरह, ठीक है। और उसका क्या होना चाहिए, जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, वो कोई कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 75 mm, ठीक है। यानी 75 mm की आप क्या करते हैं, फिलेट अप्लाई करते हैं। फिलेट यानी एक इंक्लाइनेशन पे जो आप प्रोवाइड करते हैं ना इस तरह, उसे हम कहते हैं फिलेट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फिलेट ऑफ अबाउट 75 mm रेडियस शुड बी प्रोवाइडेड एट द जंक्शन, ठीक है। हम एक जंक्शन पे इस तरह एक फिलेट प्रोवाइड कर देते हैं डैम्प प्रूफिंग का, ताकि वो इसे कंटिन्यू रख सके, ठीक है। फिर ये जो चैप्टर था, चैप्टर नहीं मतलब ये जो टॉपिक था डैम्प प्रूफिंग का, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कैविटी वॉल का। अब कैविटी वॉल क्या होता है? कैविटी वॉल हमारे पास थोड़ा-सा जो है हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ कर लें आपका एक वॉल है, आप फ़र्ज़ कर लें कि आप एक स्ट्रक्चर है कोई कीमती, उसके अंदर जो है ना आपका कोई गोडान है, ये गोदाम है जो भी है, उसमें जो है आप चाहते हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर किसी भी हाल में एंटर ना हो, तब आप क्या करते हैं, एक कैविटी वॉल यानी उसके साथ एक और वॉल जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पैरेलल में एक और वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, कैविटी वॉल बोलते हैं, ठीक है। और यानी ये इसके दरमियान जो है एक किस्म का गैप होता है, याद रखें, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल वॉल और इस वॉल के दरमियान एक गैप होता है जिसे हम कैविटी बोलते हैं, और इस वॉल को कंप्लीटली क्या कहते हैं, कैविटी वॉल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर है सबको। तो यही कह रहा है कि a cavity wall or hollow wall consists of two separate walls called leaves or skins with a cavity or gap in between। देखें, जो आप फर्स्ट, ये तो फर्ज फर्ज कर लें स्ट्रक्चर का था, ठीक है। अब ये जो वाल है, ठीक है, ये जो वाल है आपके पास, इसको वो कह रहा है कि लीव्स भी कहते हैं, इसे स्किन भी कहते हैं, ठीक है, विद अ कैविटी। ये जो आपने गैप दिया है इसे कैविटी भी कहते हैं और गैप भी कहते हैं, ठीक है, हम प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि द कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डैम प्रिवेंशन। देखिए, कैविटी वॉल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो मॉइस्चर है वो दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर एंटर ना हो सके, ठीक है। इन विच द मैन वॉल ऑफ अ बिल्डिंग इज शील्डेड बाय एन आउटर स्किन वॉल। यानी हम क्या करते हैं, ये मेरा मैन वॉल है, इसके ऊपर एक दूसरी वॉल जो है साइड में खड़ी कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, कैविटी बन जाता है, यानी डैम्पनेस आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा लेकिन यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैविटी वॉल कहते हैं, ठीक। फिर हमारे पास आता है द कैविटी वॉल्स और ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड फॉर गिविंग बेटर इंसुलेशन टू द बिल्डिंग। देखिए, एक तो कैविटी वॉल का पहला मकसद क्या है कि ये प्रिवेंट करता है डैम्पनेस को, और दूसरी बात ये है, इसका जो दूसरा अहम काम होता है वो बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि ये हीट को भी रोकता है और हमारे पास साउंड इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। यानी कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर ना शोर आ सकता है, ना इसके साथ उसमें कोई हीट का कोई इशू हो सकता है, ठीक है। चौथा है इट आल्सो प्रिवेंट्स द डैम्पनेस टू एंटर एंड एक्ट एज अ साउंड इंसुलेशन। यही इसने बातें की हैं कि भाई साउंड
इंसुलेशन बना देता है, जिस तरह ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ये जो है आपका लेवीज या स्किन वॉल भी इसे कहते हैं, ठीक है, या इसे कैविटी वॉल भी कहते हैं, और ये आपका ओरिजिनल वॉल है, यानी इस तरफ आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, और ये जो दरमियान में गैप है इसे हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है द कैविटी एक्सटेंड्स वर्टिकली ऑल अलोंग द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि ये यहाँ से, यानी ये अगर हाइट है वॉल की तो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, ठीक है, एक्सेप्ट एट द ओपनिंग्स वेयर इट इज़ डिसकंटिन्यूड, यानी वहाँ पे इसे ख़त्म कर दें जहाँ पे कोई ओपनिंग हो, जैसे कि कोई दरवाज़ा आ गया, कोई खिड़की आ गया, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, उसे डिसकंटिन्यूड कर देते हैं, ठीक है। द कैविटी शुड टर्मिनेट नियर कोपिंग, यानी कि अगर एक दीवार है तो दीवार के ऊपर जो है ना हम लोग एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसे हम कोपिंग कहते हैं। कहता है कि या तो इसे वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, किसी भी वाल के साथ अगर आप इसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कोपिंग है तो यहीं पे ख़त्म होना चाहिए इसे, विद इन केस ऑफ फ्लैट रूफ्स विद पैरापेट वॉल्स एंड अप टू और नियर ईव्स लेवल। ईव लेवल पता है किसे कहते हैं, यानी कि ये आपका जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, ये एक घर है इसे समझिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं बनाऊंगा वॉल को, इसे मैं कहूँगा ईव तक, ठीक है। इस लेवल को क्या कहते हैं, ईव लेवल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज कर लें आपका दरवाज़ा है, ठीक है, तो यहाँ तक जो आप बनाते हैं इसे हम कहते हैं ईव लेवल तक आप पार्टीशन वाल प्रोवाइड करते हैं, ऊपर तक नहीं देते, बस यहीं तक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डैम्पनेस के चांसेस यहीं तक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर आगे आता है इन द फाउंडेशंस द कैविटी शुड स्टार्ट नियर द ग्राउंड लेवल और 150 mm बिलो द डीपीसी, यानी फ़र्ज़ कर लें आपने डीपीसी यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो कह रहा है कि इससे जो है नियर द ग्राउंड लेवल यहीं से आप कैविटी वाल को खड़ा कर दें, ठीक है, या कह रहा है कि डीपीसी से 150 mm नीचे से कि आप क्या करें, इसे स्टार्ट कर दें कैविटी वाल को, ताकि आपके पास जो है वो मॉइस्चर बाकी दीवार के अंदरूनी तरफ पे ना आ सके, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, अब ये जो पॉइंट था ये कैविटी वाल का, ये भी समझे ख़त्म हो गया, ये कोई अलग टॉपिक था। अब आता है इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग क्या होता है, मैं पहले आपको लोगों की इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि ये होता क्या है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब मिस्त्री काम कर रहा होता है तो उसके साथ इस तरह की जो है ना चीज़ें होती हैं, ये देखें जिसके ऊपर ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे खड़े होके एक मिस्त्री है, काम कर रहा है, काफ़ी है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फोल्डिंग बोलते हैं। ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इसका फोल्डिंग। ये एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। द स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये एक वक्ती स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली ऑफ टिम्बर। मोस्टली अगर आप लोगों ने अपने एरिया में देखा होगा कोई घर बन रहा होता है तो टिम्बर के होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। हैविंग प्लेटफॉर्म रेज्ड फॉर द वर्कर्स एज द बिल्डिंग इंक्रीजेज इन हाइट, यानी अगर स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, तब हम क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। एंड ऑर्डिनरी स्कैफोल्डिंग कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, लेजर्स, पटलॉक्स, ट्रांसोम्स, ब्रेसेस, ब्रिडल, गार्डरेल्स, टी-बोर्ड्स एटसेट्रा। तो ये जो है ना उसके कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि जो मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये आप लोग पिक्चर देख लेना। इनको लेजर्स बोलते हैं, ठीक है, ये टी बोर्ड है, ये स्टैंडर्ड्स इनको बोल रहा है, ठीक है, ये ट्यूब्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं जिनके जो है आप लोग नाम देख लेना, पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। द वेरियस मेंबर ऑफ अ स्कैफोल्ड आर सिक्योर्ड बाय मींस ऑफ डिवाइसेस सच एज रेल्स, बोल्ट्स, रोप्स एटसेट्रा, यानी कि इनको जो है ना यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे इसने कुछ बोल्ट लगाए हैं, यहाँ पे भी कुछ बोल्ट्स वगैरह लगाए हैं, कहीं पे हम लोग रस्सियाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने कोई कुछ इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड बाय मींस ऑफ डिवाइसेस, जैसे रेल्स हो गए, बेल्ट हो गए, रोप्स हो गए एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके हम इन्हें बना देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है वेरियस टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग। अब देखें स्काफोल्डिंग के भी मुख्तलिफ इकसाम होते हैं, आप लोगों ने तो जो देखा है उसे हम लोग कहते हैं ये जो सिंगल ब्रिक या डबल और मेसन स्काफोल्डिंग। ये जो आप लोगों ने अभी देखा है ये सिंगल ब्रिक और डबल मेसन वाला ही है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, single brick layers scaffolding, this is the most common type of scaffolding and is widely used in the construction of brickwork। brick का जितना भी काम होगा वहाँ पे जो हम लोग scaffolding बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, single brick layer scaffolding, ठीक है। this type of scaffolding is sometimes known as putlock scaffolding, इसे पुटलॉग स्काफोल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होता है डबल आर्मेशन स्काफोल्डिंग, जिस स्काफोल्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल स्काफोल्डिंग एंड इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन वर्क। अच्छा, ये जो है हमारे पास ब्रिक वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, और जो डबल आर्मेशन जो है वो फिर हमारे पास
स्टोन के लिए इस्तेमाल होता है, बस ये फ़र्क है, ठीक है? दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग इज समटाइम्स नोन एज इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, और इसे हम इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसे पुटलॉक कहते हैं, इसे इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरह कुछ, ये ब्रिक है, यहाँ पे ब्रिक्स हैं और आपने जो है यहाँ पे प्रोवाइड करके कंप्लीटली इस स्ट्रक्चर को प्लेटफॉर्म को रेज कर देते हैं, ठीक है? फिर इस तरह जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। फिर हमारे पास आता है कैंटिलीवर और नीडल स्कैफोल्डिंग। अब फर्ज कर लें आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे तो चलो इस बंदे ने जो है ना इस तरह काम किया, आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। अब फर्ज कर लें आपके पास जो है ना नीचे आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे जो है ट्रैफिक है, ठीक है? इस एरिया में आपके ट्रैफ़िक है, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप इस तरह जो है ना सारे स्ट्रक्चर्स को खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है? इस तरह ये जो इनके साथ हैं कुछ लकड़ियाँ हैं या लोहे की ट्यूब्स हैं, इनको आप खड़ा नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हैं उस सिचुएशन में आप अलग किस्म का जो है एक स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसे कैंटिलीवर और नीडल स्काफोल्डिंग कहते हैं। ये मैं पिक्चर पहले दिखा देता हूँ, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? ये देखें नीचे, अब नीचे कुछ भी हो, कोई गाड़ी गुज़र रही है, कुछ भी हो रहा है, मतलब वो अपना काम जो है सिंपली कर सकते हैं यहाँ ऊपर, और नीचे से भी ट्रैफ़िक वग़ैरह जो भी है वो भी जो है सिंपली हो सकता है पॉसिबल, ठीक है? व्हेन द ग्राउंड इज़ वीक, इसे कब इस्तेमाल करते हैं कैंटिलीवर को? व्हेन द ग्राउंड इज़ वीक टू सपोर्ट द स्टैंडर्ड्स, यानी कि फ़र्ज़ कर लें नीचे ग्राउंड अगर वीक है, तब भी आप क्या करते हैं? अब नीचे अगर मैं इस तरह, अगर ग्राउंड वीक है तो क्या मैं इस तरह की जो लकड़ियाँ हैं उन्हें या ट्यूब्स हैं स्टील के, उनको अंदर जो है ज़मीन पे इस तरह रेस्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि ये अंदर ही चले जाएँगे और स्ट्रक्चर स्काफोल्ड बिल्कुल फ़ेल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं? कैंटिलीवर और नीडल स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? व्हेन द कंस्ट्रक्शन फॉर द अपर पार्ट ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज टू बी कैरीड आउट, या अगर फर्ज कर ले एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तब भी आप क्या करते हैं? कैंटिलीवर और नीडल स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लकड़ियाँ नहीं होती कि मैं ज़मीन से जो है एक जो है लकड़ी को रखूं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक जो है वो जाए, तब भी हम क्या करते हैं? कैंटिलीवर और नीडल स्काफोल्डिंग को यूज़ करते हैं। तीसरा आता है व्हेन द ऑर्डिनरी स्काफोल्डिंग विल ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक, यानी नीचे अगर रोड पे ट्रैफिक चल रहा है या कोई काम चल रहा है बिल्डिंग का, बिजी स्ट्रीट है, तब भी हम क्या करते हैं? इस तरह का एक स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ये पिक्चर दिख रहा होगा आप लोगों को। चौथा आता है सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग। अब ये क्या होता है? दिस इज अ लाइट वेट स्काफोल्डिंग यूज्ड फॉर रिपेयर वर्क्स सच एज पेंटिंग, पॉइंटिंग, वाइट वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग एटसेट्रा। यानी अगर घर में कोई पेंट चल रहा है, ठीक है, डिस्टेम्परिंग का काम चल रहा है, या पॉइंटिंग यानी कि या पेंटिंग पॉइंटिंग कोई भी काम चल रहा है, तब आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग। मैं पिक्चर दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? ये इसे कहते हैं सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग। यानी ये देखिए सस्पेंडेड है, ऊपर से नीचे तक वायर्स के साथ सस्पेंडेड है, और इस तरह ये लोग क्या करते हैं? कोई भी काम कर देते हैं एक प्लेटफॉर्म के जरिए। ये भी स्काफोल्डिंग का एक मिसाल ही है, ठीक है? द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ बाय मीन्स ऑफ वायर, रोप्स, चेन्स एटसेट्रा। अभी आप लोगों ने देखा जैसे कि उस पे रोप से या चैन से, जिसके ज़रिए प्लेटफॉर्म जो है वो रेस था, और किसी भी लेवल पे हम इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है? फिर आता है ट्रेसल स्काफोल्डिंग। ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग इज यूज्ड फॉर पेंटिंग एंड रिपेयर वर्क्स इनसाइड द रूम अप टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर। यानी 15 मीटर अगर आपका स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे आपने कोई पेंटिंग करना है, रिपेयरिंग करना है, तब आप क्या करते हैं? ट्रेसल जो है स्काफोल्डिंग है उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 पॉइंट का कोई भी हाइट होगा उसके लिए हम ट्रेसल स्काफोल्डिंग करते हैं। जैसे कि ये बंदा है, ठीक है, 15 मीटर के अंदर अंदर ये क्या कर रहा है? कोई भी काम करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है। और मोस्टली अगर आप लोगों ने देखा हो पाकिस्तान में या इलाके में, तो हम लोग क्या करते हैं? वो जो लकड़ी के इस तरह के बने होते हैं, ठीक है, तो इस वो कौन सा होता है? वो दरअसल यही होता है, ठीक है? इस तरह के जो यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, ऊपर चढ़ के जो है ना बंदा फिर पेंटिंग वगैरह कुछ भी काम कर रहा होता है, ठीक है? तो इसे ट्रेसल स्काफोल्डिंग कहते हैं। फिर आता है स्टील स्काफोल्डिंग। अब ये क्या है? ये इट इज़ सिमिलियर टू टिम्बर स्काफोल्डिंग, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसमें वुडन मेंबर्स की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टील ट्यूब्स को इस्तेमाल करते हैं, या रोप लैशिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय कपलेट्स और फिटिंग्स। यानी ये वहाँ पे जो है मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग सिर्फ स्टील की यूज़ करते हैं। सच है स्काफोल्डिंग कैन बी इजीली इरेक्टेड एंड डिसमेंटल्ड। यानी इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसे हम सीधा भी जल्दी कर सकते हैं और डिसमेंटल अलग भी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है? इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड मोर ड्यूरेबल बट द इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। ज़ाहिर है स्टील की बात हुई तो इस कॉस्टली ही होगा, ठीक है?
पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग, ये क्या होता है कि तैयारशुदा जो हमें मिलते हैं ना, उनको हम कहते हैं तैयारशुदा जो हमारे पास आते हैं, ठीक है, उन्हें पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नाउ-अ-डेज़ द वेरियस पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग मेड ऑफ स्टील विद स्पेशल टाइप ऑफ कपलिंग्स एंड फ्रेम्स आर अवेलेबल। ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये तैयारशुदा है, ठीक है? इसे हम कहते हैं पेटेंटेड। अब इसमें क्या है कि आपके पास सीढ़ी भी है, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आपने क्या करना है, बिल्कुल तैयारशुदा है, ठीक है? आप जाते हैं और लेके जाते हैं और इसके ज़रिए आप काम करते हैं। यूजुअली द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज़ सपोर्टेड ऑन अ ब्रैकेट व्हिच कैन बी एडजस्टेड टू एनी सूटेबल हाइट। यानी इसे जो है हम यहाँ से नीचे भी ला सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ से यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? फिर आता है शोरिंग। अब ये भी अलग टॉपिक है। ये क्या है? द शोरिंग इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, कभी-कभार आप लोगों ने देखा हो कोई दीवार गिर रही है, तो आप क्या करते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ये हो गया, या एक दीवार को दूसरी दीवार के साथ रोकने के लिए तब हम क्या करते हैं, इस तरह के टेम्पररी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? या ये हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट जो है इस पूरे छत को जो है ऊपर से सपोर्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शोरिंग कहते हैं, ठीक है? ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर। यानी जो अनसेफ स्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शोरिंग प्रोवाइड करते हैं। शोरिंग के फिर 3 अक़साम होती हैं, वैसे ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे 3 का ज़िक्र है। जिसमें रेकिंग और इंक्लाइंड शोर की बात आती है। याद रखें, जब भी लफ्ज़ रेकिंग आएगा, तो आपने याद रखना है कि ये इंक्लिनेशन एंगल की बात कर रहा है, यानी किसी एक एंगल पे आप कोई जो है प्रोवाइड करें शोर, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेकिंग और इंक्लाइंड शोर, ठीक है? ये क्या होता है, इन दिस मेथड इंक्लाइंड मेंबर्स कॉल्ड रेकर्स, ठीक है, आर यूज्ड टू गिव टेम्परेरी लेटरल सपोर्ट टू एन अनसेफ वॉल। ये जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये इंक्लाइंड है और इस वॉल को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसे मैं क्या कहूँगा, इसको तो कहेंगे रैकर, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे, रैकर कहेंगे, और इस कंप्लीट जो सिस्टम है इसको हम क्या कहेंगे, रैकिंग और इंक्लाइंड शोर सिस्टम, ठीक है? फ्लाइंग और हॉरिजॉन्टल शोर्स। अब यहाँ पे इन दिस मेथड हॉरिजॉन्टल टेम्परेरी सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू टू एडजेसेंट पैरेलल पार्टी वॉल्स, ठीक है, ऑफ द टू बिल्डिंग्स वेयर द इंटरमीडिएट बिल्डिंग इज टू बी पुल्ड डाउन एंड रिबिल्ट। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है, ठीक है, एक बिल्डिंग ये है और दूसरा ये है, ठीक है, एक वाल ये है, एक ये है, इनके दरमियान जो हम लोग एक किस्म का, ये जो आप लोग देख रहे हैं शोर प्रोवाइड करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट या हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग और हॉरिजॉन्टल शोर कहते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास आता है डेड और वर्टिकल शोर। इन दिस सिस्टम वर्टिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू वॉल्स। ये कोई वाल हो सकता है, उसे प्रोवाइड किया जाता है, या कोई छत हो गया, या कोई फर्श हो गया, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेड और वर्टिकल शोर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? व्हेन द लोअर पार्ट ऑफ अ वॉल हैज़ टू बी रिमूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन ओपनिंग इन द वॉल, तब हम क्या करते हैं, डेड और वर्टिकल शोर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है कि इस जो स्ट्रक्चर है ऊपर कुछ भी हो सकता है, उसे टेम्पररी सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक किस्म का जो है शोरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आता है अंडरपिनिंग, ठीक है? अंडरपिनिंग क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे अंडरपिनिंग कहते हैं इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है, प्रोवाइडेड अंडरनीथ ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी। अब मैं पिक्चर दिखाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अब ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है? पहले से पड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है? मुझे लग रहा है कि भाई ये जो है अभी सेटल कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे कुछ इस तरह के जो है अ, अंडरपिनिंग इसे कहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। वो क्या करते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो लोड है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो है नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? इस तरह के जो है इसे हम कहते हैं अंडरपिनिंग। अब फ़र्ज़ कर लें, आजकल एक नया टेक्नीक आया है जिसमें लोग क्या करते हैं कि इस तरह के हाइड्रोलिक प्रेसेस हैं, उनको इसी तरह प्रे यहाँ पे रखते हैं, और जो स्ट्रक्चर है सब पे जो है इक्वली लोड ऊपर अप्लाई करके पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर खड़ा कर देते हैं, ठीक है? ऊपर कर देते हैं और नीचे यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो, वो लोग क्या करते हैं, कर देते हैं, ठीक है? इस तरह क्या हो जाता है कि जो स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीटली हम विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट एनी डिफेक्ट जो है हम कंप्लीटली उसके नीचे जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, द अंडरपिनिंग इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इसे इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, व्हेन अ बिल्डिंग विद अ डीप फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। यानी आपका पहले से जो तैयारशुदा बिल्डिंग है, आपने क्या करना है, आपको लगता है कि यार इसके ऊपर मैंने मजीद लोड डालना है, और आपने क्या करना है, उसके फाउंडेशन को मजबूत बनाना है, तब आप क्या करते हैं, अंडरपिनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है?
व्हेन द सेटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाउंडेशन हैज टेकन प्लेस, यानी कि अगर एक घर है वो सेटल कर गया है और मैं चाहता हूँ कि अब उसमें सीरियस क्रेक्स भी अब उसमें आने के चांसेस हैं, तब मैं चाहूँगा कि मैं इसे अंडरपिन कर दूँ, इसके नीचे कुछ अंडरपिनिंग का प्रोसीजर करके इसे, ताकि वहीं पे रोक सकूँ, ताकि इसमें क्रेक्स प्रोड्यूस ना हो। फिर हमारे पास आता है व्हेन द बेसमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड टू एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, यानी अगर आप चाहते हैं कि नीचे मैं बेसमेंट प्रोवाइड करूं, तब भी आप क्या करते हैं, इस तरह के अंडरपिनिंग करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोयले के कान के अंदर जो खुदाई करते हैं, उसके बाद उनकी कुछ लकड़ियां होती हैं वो इस तरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक किस्म की अंडरपिनिंग ही है। और फिर इस तरह वो खुदाई करते हैं, आगे जाते जाते हैं और इस तरह लकड़ियां प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये अंडरपिनिंग में ही आ जाता है। फिर हमारे पास आता है द अंडरपिनिंग में बी कैरीड आउट बाय द पिट मेथड और पाइल मेथड। ये फिर इसके दो मेथड हैं, इनकी सिर्फ नाम याद रखो, ठीक है, कि पिट मेथड और पाइल मेथड के ज़रिए हम लोग अंडरपिनिंग करते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक भी यहीं पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है, अंडरपिनिंग का। अब आता है स्टोन मेसनरी, ठीक है। अब मेसनरी क्या होता है, द टर्म मेसनरी इज़ यूज टू इंडिकेट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी ये किस्म का आर्ट है किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्ड करने का, चाहे आप उसे स्टोन से बनाएं या ब्रिक से बनाएं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टोन मेसनरी या मेसनरी कहते हैं, ठीक है। द फॉर्मर टाइप, यानी पहले पहले जो हमारे पास मेसनरी आया था उसे हम स्टोन मेसनरी कहते हैं, और उसके बाद जो आया उसे हम ब्रिक मेसनरी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में पहले पत्थर ही थे, उसके बाद ही लोगों ने ब्रिक बनाया, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन मेसनरी आर एज फॉलोज, कुछ टर्म्स हैं जो मैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोर्स आ गया, ठीक है, हेडर आ गया, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेचर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले तो दिखा देता हूँ, ठीक है, पिक्चर। अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ स्टोन्स आर ब्रिक्स इज नोन एज अ कोर्स, ठीक है, ये अगर आप लोगों को पिक्चर दिख रहा हो, अब ये देख रहे हैं ये, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली ये जो जा रहा है, ठीक है, ये कंप्लीटली जो जा रहा है ना, इस ये जितने भी हैं, ठीक है, ये आप लोगों को जितने भी दिख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली देखे जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं, ठीक है, हेडर यानी हॉरिजॉन्टल है, सॉरी कोर्स कहते हैं इसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ स्टोन्स और ब्रिक इज नोन एज कोर्स, ठीक है। इट्स थिकनेस इज जनरली इक्वल टू द थिकनेस ऑफ अ स्टोन और ब्रिक प्लस द थिकनेस ऑफ वन मोटार जॉइंट, यानी कि अगर ये मेरा ब्रिक है, ठीक है, और इसके साथ ये भी एक ब्रिक है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो मैंने एक कंप्लीट लेयर बिछाया है, ठीक है, एक इस पूरे को मैं एक लेयर ही कंसीडर करूंगा, ठीक है, इसको मैं एक कोर्स ही कंसीडर करूंगा, इन दोनों इन चारों को, ठीक है। मैं कहूंगा कि भाई मैंने एक कोर्स है और इसकी जो थिकनेस है, एक तो वो इस इन दोनों ये जो ब्रिक्स हैं इनकी थिकनेस प्लस वन मोर्टार जॉइंट, यानी इस तरफ जो आपने मोर्टार जॉइंट अप्लाई किया है या इस तरफ जो आपने मोर्टार जॉइंट अप्लाई किया है, ठीक है, उनकी थिकनेस को ऐड करके हम उसे क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हेडर। अब हेडर क्या है, अ फुल स्टोन यूनिट, यानी पत्थर का एक यूनिट या ब्रिक का, ठीक है, लेड विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ वॉल इज नोन एज हेडर, ठीक है। अब देखें ब्रिक के तीन ऐसे होते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मैं पहले इसे बना लूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब देखें इस चीज को बोलते हैं लेंथ, ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं विड्थ, और ये जो इसकी हाइट है इसको थिकनेस बोलते हैं, ठीक है, या डेप्थ भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप जो है ब्रिक्स को इस तरह, यानी कि अगर लेंथ यानी लेंथ वाइज आप उन्हें प्लेस कर दें, अब यहाँ से इसका जो एंगल है सामने से वो क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, यानी लेंथ वाइज आप इन्हें प्लेस कर दें इस तरह, तो उस शक्ल में हम उसे क्या कहेंगे, हेडर कहेंगे, ठीक है, याद रखें। यानी इस फेज में अगर हम रखेंगे ब्रिक्स को तो इस शक्ल को हम क्या कहेंगे, हेडर कहेंगे, ठीक है, मैं दिखा भी दे। और स्ट्रक्चर क्या होता है कि a full stone unit or brick laid with its length parallel to the face of the wall, यानी कि आप उसे parallel to the face of wall करेंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेचर कहेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये आ गया हमारे पास हेडर, और ये आ गया हमारे पास स्ट्रेचर, ठीक है। मैं फिर भी दिखा देता हूँ, सॉरी, ये मैंने जो है पहले आप लोगों को उलट पड़ा है। हेडर जो है इस शक्ल को कहते हैं, यानी इस तरह अगर आप जो है प्लेस कर दें ब्रिक्स को तो उसे हम क्या कहेंगे, हेडर कहेंगे। और इस फेस में अगर आप उन्हें प्लेस करेंगे तब हम उन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रेचर कहेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो कोर्स है इसमें देखिए इसने क्या किया है,
इस तरह जो है ब्रिक्स को प्लेस किया है, तो उसे उसने किस चीज़ का नाम दिया है? हेडर का नाम दिया है, ठीक है। और इस तरह लेंथ वाइज अगर आप लोग देख लें, ये कंप्लीटली इसने क्या किया है, पूरे एक ब्रिक को इस तरह प्लेस किया है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेचर कोर्स कहते हैं, ठीक है। तो हेडर भी हो गया, स्ट्रेचर भी हो गया। इसके बाद चलते हैं हम कोइन की तरफ, ठीक है। अब कोइन क्या होता है हमारे पास? द एक्सटीरियर एंगल आर कॉर्नर ऑफ अ वॉल इज नोन एज कोइन, ठीक है। द स्टोन्स आर ब्रिक फॉर्मिंग द कोइंस आर नोन एज कोइन स्टोन और कोइन ब्रिक्स। अब मैं इसकी पिक्चर आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये होता क्या है। ये देखें, ये एक ब्रिक इस तरफ से आ रहा है, कुछ ब्रिक्स इस तरफ से आ रहे हैं। अब ये जो कॉर्नर पे जो हमारे पास ब्रिक्स हैं या स्टोन्स जो होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोइन कहेंगे, ठीक है। ठीक है, और इस ब्रिक को कोइन ब्रिक, और इस तरह अगर पत्थर होंगे तो उन्हें हम कोइन स्टोन्स कहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ इस बंदे ने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। इसके बाद आता है हर्टिंग। हर्टिंग क्या होता है? द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन द फेसिंग एंड बेकिंग इज नोन एज हर्टिंग। ये भी तब समझ आएगा जब पिक्चर दिखा दूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस तरफ से और इस तरफ से, ठीक है, एक इनर पोर्शन फर्ज कर ले हो गया, एक आउटर पोर्शन हो गया। तो इस जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? हर्टिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आता है क्लोजर, ठीक है। अब क्लोजर क्या होता है हमारे पास? क्लोजर याद रखें पोर्शन को कहते हैं, ठीक है। आप ब्रिक को तोड़ते हैं, उसके मुख्तलिफ किस्म की जो है ना शक्ल बन जाती है। जब आप ब्रिक को कट करते हैं ना, तो उसके मुख्तलिफ फेस आ जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं। द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट इन सच अ वे दैट इट्स वन लॉन्ग फेस रिमेन्स अनकट इज नोन एज क्लोजर, ठीक है। यानी उसका एक पार्ट जो है वो अनकट रहे, लॉन्गर फेस, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं। इसके फिर हमारे पास तीन चार एग्जाम है, जिसमें थस अ क्लोजर इज अ हेडर ऑफ स्मॉल विड्थ, यानी कि ये हमारे पास हेडर होता है लेकिन स्मॉल विड्थ का। मैं आगे दिखा देता हूँ ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब ब्रिक, फिर इसमें किस्म आते हैं, चार एग्जाम है इसकी, ठीक है। पहला एग्जाम आता है हमारे पास किंग क्लोजर, ठीक है। अब ये कौन सा होता है? ये कह रहा है कि अ ब्रिक विच इज कट इन सच अ वे दैट द विड्थ ऑफ इट्स वन एंड, यानी एक एंड का उसका विड्थ वन एंड इज हाफ दैट ऑफ अ फुल ब्रिक। पिक्चर दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये आप लोग देख लें, ये इसका जो है ये क्या है? इसका कंप्लीट जो है इसका विड्थ है, ठीक है। यानी आप इसे जो है हाफ कर दें, ठीक है। वन विड्थ इज हाफ, ठीक है, और दूसरा बिल्कुल पूरा है, ठीक है। दूसरा विड्थ इसका कंप्लीट है। सिर्फ एक विड्थ को आपने क्या किया? इसे हाफ कर दिया। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कहूँगा कि ये मेरे पास कौन सा है? किंग क्लोजर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मेंशन भी है कि अ ब्रिक विच इज कट इन सच अ वे दैट द विड्थ ऑफ इट्स वन एंड इज हाफ दैट ऑफ अ फुल ब्रिक, यानी कि कंप्लीट ब्रिक की निस्बत इसका जो एक विड्थ है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? अ ब्रिक विच इज हाफ एज वाइड एज फुल ब्रिक इज नोन एज क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर कौन सा होता है? अब दूसरा पार्ट है, मैं पिक्चर दिखा दूं। ये ब्रिक है, ठीक है, ये कंप्लीट ब्रिक है। इसको आप इस तरह अगर तोड़ देंगे ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वीन क्लोजर कहेंगे। यानी कि कंप्लीटली लेंथ वाइज आप इसे क्या करें? और सॉरी, विड्थ वाइज, ये विड्थ है ना, विड्थ वाइज हम इसे कट कर रहे हैं, ठीक है। विड्थ में कट मार रहे हैं और यहाँ पूरा ब्रिक दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, इसे क्वीन क्लोजर कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब ब्रिक हुज होल लेंथ इज बिविल्ड। अब बिविल्ड क्लोजर क्या होता है? तीसरा तीसरा टाइप इसका बिविल्ड है, ठीक है। अ ब्रिक हुज होल लेंथ इज बिविल्ड इन सच अ वे दैट हाफ विड्थ इज मेंटेन्ड एट वन एंड एंड फुल विड्थ इज obtained एट द अदर एंड। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि भाई आप क्या करते हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया? ये कंप्लीट विड्थ है। कंप्लीट विड्थ का यानी आपने आधा इसका कर दिया, और यहाँ पे देखें पूरा है। यानी एक जो विड्थ है उसका हाफ हो जाता है, और दूसरा विड्थ जो है इसका कंप्लीट रह जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बिविल्ड क्लोजर कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में भी इसने यही लिखा है कि अ ब्रिक हुज होल लेंथ इज बिविल्ड इन सच अ वे दैट हाफ विड्थ इज मेंटेन्ड एट वन एंड, यानी हाफ विड्थ एक हिस्से में बच जाता है और फुल विड्थ दूसरे हिस्से में रह जाता है, उसे हम बिविल्ड क्लोजर कहते हैं। फिर हमारे पास आता है मिटर्ड क्लोजर, चौथा टाइप है इसका, आखिरी। अ ब्रिक हुज वन एंड इज स्प्लेड, जिसे कट किया जाए या मिटर्ड किया जाए फॉर फुल लेंथ इज कॉल्ड मिटर्ड क्लोजर। पिक्चर से समझ आएगी। यानी कि आपने क्या किया? इस तरफ देखें, फुल लेंथ है, ठीक है, इस तरफ फुल लेंथ है, लेकिन इस तरफ देखें लेंथ जो है कट गया है यहाँ तक, ठीक है। ये इसका उलट है, ठीक है। यहाँ पे हम विड्थ वाइज देख रहे थे, यहाँ पे हम लेंथ वाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या हो गया, किसी भी एंगल पे, जरूरी नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक जो है आप इसे काट के, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेथड क्लोजर कहेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ तक सबको क्लियर होगा।
फिर हमारे पास आता है बेट। बेट क्या होता है कि आप जो है ब्रिक को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दो, ठीक है? वो किस तरह लेंथ वाइज़ मैं दिखा देता हूँ। ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है? ये कंप्लीट ब्रिक है, इसे 2 हिस्सों में आपने इस तरह तक़सीम किया तो उसे हम क्या कहेंगे? बेट कहेंगे, ठीक है? अगर इस तरह कट करते हैं तो उसे हम क्वीन क्लोज़र कहते हैं, ठीक है? ये कंप्लीट ब्रिक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इज़ नोन एज़ बैट, उसे कहते हैं, ठीक है? थस अ बैट इज़ स्मॉलर इन लेंथ देन द फुल ब्रिक, यानी कि इसका जो लेंथ है वो फुल ब्रिक की निस्बत कम हो जाता है। ये देखें, ये कंप्लीट लेंथ है, तो यहाँ पे देखें हाफ लेंथ हो गया, ठीक है? यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक ये कंप्लीट लेंथ है, तो यहाँ पे जो है ये हाफ लेंथ हो गया। फिर हमारे पास आता है फ्रॉग। फ्रॉग किसे कहते हैं? ये इंडेंटेशन या डिप्रेशन इसे कहते हैं, यानी कि ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग किस काम आता है? एक तो यहाँ पे कंपनी अपना नाम लिखता है, ठीक है? जो भी कंपनी है, सीडब्ल्यू है, जो भी है, कुछ भी है, ठीक है? तो कंपनी अपना लोगो या कुछ भी मार्क है यहाँ पे छोड़ देता है। दूसरा इसका काम ये होता है कि यहाँ पे जब मोर्टार यानी कि सीमेंट जो यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो दूसरे सीमेंट के साथ वो क्या करता है? प्रॉपर बॉन्डिंग बना देता है, ठीक है? बॉन्डिंग बनाने के लिए ये काम देता है, ठीक है? टॉप फेस ऑफ अ ब्रिक में इसे प्रोवाइड करते हैं। ये टॉप याद रखें, ठीक है? फिर आता है सिल। सिल किसे कहते हैं? सिल जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ऑफ अ स्टोन, कंक्रीट और वुड टू गिव सपोर्ट फॉर द वर्टिकल मेंबर ऑफ अ वुडन विंडो इज कॉल्ड सिल। यानी कि सिल पता है किस चीज़ को कहते हैं? आप लोगों के घर में जो विंडो होगा, विंडो का ये जो निचला पोर्शन है, इस लेवल को हम क्या कहते हैं? सिल लेवल कहते हैं। मोस्टली ये 3 फुट होता है, ठीक है? कितना? 3 फुट के बाद जो है हमारे पास क्या होता है? 3 फुट के बाद जो है ना आप खिड़की प्रोवाइड करते हैं, और इस लेवल को हम क्या कहते हैं? सिल लेवल कहते हैं, ठीक है? इस लेवल को हम क्या कहते हैं? सिल लेवल कहते हैं, ठीक है? और इसका काम क्या होता है? इसको सपोर्ट करना, ठीक है? फिर हमारे पास आता है स्ट्रिंग कोर्स। स्ट्रिंग कोर्स क्या है? द कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल कोर्स ऑफ मैसनरी प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल फॉर शेडिंग रेन वाटर ऑफ द फेस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कोर्स। ये मैं पिक्चर दिखा दूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये आप लोगों को दिख रहा होगा स्ट्रिंग कोर्स, ठीक है? ये देखें, एक किस्म का जो है ना इसने क्या किया है, एक कोर्स प्रोवाइड किया है ताकि ऊपर से बारिश अगर आए तो वो डायरेक्ट नीचे, अगर कोई स्ट्रक्चर है तो या खिड़की है कुछ भी है, ताकि उसे नुकसान पहुंचाने से बचाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक स्ट्रिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये पत्थर का भी हो सकता है और ब्रिक का भी। एक सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जहाँ से हमने छोड़ा था। तो ये स्ट्रिंग कोर्स होता है, ठीक है? ये आप लोगों ने मैंने पिक्चर में भी दिखा दिया है। और इसके बाद जो है, एक मिनट, ये तो माउस इसका काम नहीं करता। जी उमर भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जैम क्या है? अब जैम क्या होता है हमारे पास? द वर्टिकल साइड ऑफ अ फिनिश्ड ओपनिंग फॉर द डोर, विंडो और फायर प्लेस ईटीसी आर नोन एज जैम। यानी कि आपने जब आप घर बनाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? जो दरवाज़ा है, जहाँ पे आपने दरवाज़ा बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं? इस तरह जो है, फ़र्ज़ कर लें आपने एक जगह छोड़ी दरवाज़े के लिए, ठीक है? तो इस कंप्लीट पोर्शन को मैं क्या कहूँगा?
ये जो कंप्लीट इसका एरिया होगा, इसे मैं कहूँगा कि जैम्ब, ठीक है? इसे क्या कहेंगे? जैम्ब, यानी कि यहाँ पे आप दरवाज़ा प्रोवाइड करेंगे इस तरह, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट आप दरवाज़ा प्लेस करेंगे, तो ये जो एरिया होता है ना इसका, इसे हम क्या कहते हैं? जैम्ब कहते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास आता है रिवील। रिवील क्या होता है हमारे पास? मैं द एक्सपोज्ड वर्टिकल सरफेसेस लेफ्ट ऑन द साइड ऑफ एन ओपनिंग आफ्टर द डोर और विंडो फ्रेम हैज बीन फिटेड इन पोजीशन। मैं पिक्चर दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि रिवील क्या होता है, ठीक है? एक तो ये जो कंप्लीट जगह है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है ये जो प्रोवाइड किया, इसको मैं क्या कहूँगा? जैम्प कहूँगा, ठीक है? अब नीचे गौर से देखें, यहाँ पे तो आपका चलें दरवाज़ा फिट हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचा है ना, यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है दीवार का, थोड़ा-सा जो पोर्शन बच जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे रिवील कहते हैं। यानी ये बचा हुआ यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे दरवाज़ा या खिड़की आ जाता है, इसे हमने जैम्प का नाम दिया, और ये जो पोर्शन बच गया है या ये जो पोर्शन अंदर की तरफ से बच गया है, इसे हम क्या कहते हैं? रिवील कहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोरबल, a projecting stone which is usually provided to serve as support for joist, roof truss, weather sheet, etc. is known as corbel. The corbel should extend at least 2/3 of their length into the wall. मैं दिखा देता हूँ पिक्चर में ताकि आप लोगों को समझ आए। अब इस तरह का जो आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ जो है इस तरह पत्थर का बना हो, सीमेंट का बना हो, काफ़ी जगहों पे ये ब्रिक का भी बना हो सकता है। तो इसका काम क्या है? ये देखो ऊपर जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? जॉइस्ट है या फ्रेम है या ट्रस है, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हम इसे जब प्रोवाइड करते हैं दूसरी दीवार के साथ अटैच करके, इसे हम क्या कहते हैं? कोरबल कहते हैं, ठीक है? ये पुराने स्ट्रक्चर्स में अक्सर होता था। फिर आता है कॉर्निस। कॉर्निस क्या है? अ हॉरिजॉन्टल मोल्डेड प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड नियर द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज़ नोन एज़ कॉर्निस, इसे कहते हैं। ठीक है? ये पिक्चर में दिखा दूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि कॉर्निस क्या होता है। ये आप लोग देख लें कि ये जो पोर्शन है ना, ये एक छत है, ठीक है? अब ये जो ऊपर वाला तय है, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्निस, ठीक है? टॉप पोर्शन है, ठीक है? ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो टॉप वाला है, इसे हम कॉर्निस कहते हैं, और कॉर्निस के इमीडिएटली ऊपर जो हम लोग एक कोर्स ब्रिक का या स्टोन का प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉकिंग कोर्स, ठीक है? अच्छा, कॉर्निस के जो बिल्कुल नीचे जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसे फिर हम क्या कहते हैं? फ्रीज़ कहते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर में भी दिखा देता हूँ। कॉर्निस जो है हॉरिज़ॉन्टल मोल्डेड प्रोजेक्शन था, ठीक है? नियर टॉप ऑफ द बिल्डिंग हमने प्रोवाइड किया था। फिर ब्लॉकिंग कोर्स क्या था? अ कोर्स ऑफ स्टोन मेसनरी प्रोवाइडेड इमीडिएटली अबव द कॉर्निस इज़ कॉल्ड ब्लॉकिंग कोर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया भी। और फ्रीज़ क्या होता है? अ कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो, ये ऊपर प्रोवाइड करते हैं अबव द कॉर्निस, और ये बिलो द कॉर्निस इज कॉल्ड फ्रीज, इसे कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने पिक्चर में भी दिखाया है कि ये देखें, ये अगर कॉर्निस है तो यहाँ पे आपने फ्रीज प्रोवाइड किया बिलो, और टॉप में उसके ऊपर क्या प्रोवाइड किया? ब्लॉकिंग कोर्स आपने प्रोवाइड किया, ठीक है? फिर आता है कोपिंग। कोपिंग क्या होता है? अ कवरिंग ऑफ स्टोन, कंक्रीट, ब्रिक ऑफ टेराकोटा प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। तो ये क्या होता है हमारे पास? अगर फ़र्ज़ कर लें एक दीवार आपने खड़ी कर दी है, ठीक है? इस तरह कुछ, ठीक है? तो अब दीवार के ऊपर जो आप एक कोटिंग करते हैं ऊपर से, ताकि बारिश का पानी जो है दीवार को ख़राब ना करे, या वेदर या कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग इसे प्रोवाइड करते हैं। मैं दिखा देता हूँ पिक्चर। ये देखें, ये कंप्लीट वॉल है, और इसके ऊपर जो है आपने ये जो एक स्ट्रक्चर एक कंप्लीट व्हाइट का आपने प्रोवाइड किया है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोपिंग, ठीक है? फिर हमारे पास आता है गेबल। गेबल के लिए सिर्फ़ एक लफ्ज़ याद करो, ट्रायंगल का, ठीक है? अ ट्रायंगुलर शेप्ड पोर्शन, ये इसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा जगहों पे आएगा, ठीक है? तो इसके लिए सिर्फ़ ट्रायंगल टर्म याद रखें कि ट्रायंगुलर शेप्ड पोर्शन ऑफ मेसनरी एट द एंड ऑफ अ स्लोप रूफ इज़ कॉल्ड गेबल। मैं दिखा देता हूँ पिक्चर में, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, ठीक है? स्लोपिंग रूफ के बिल्कुल नीचे है, तो इसे हम क्या कहते हैं? गेबल कहते हैं, ठीक है? फिर आता है लेसिंग कोर्स, अ हॉरिजॉन्टल कोर्स ऑफ स्टोन ब्लॉक्स प्रोवाइडेड टू स्ट्रेंथन अ वॉल मेड ऑफ इर्रेगुलर कोर्सेज ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड लेसिंग कोर्स। अब पिक्चर से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएँगी कि लेसिंग कोर्स क्या होता है। ये देखें, इर्रेगुलर, ये क्या है? सारा इर्रेगुलर कोर्सेज हैं, यानी यहाँ पे आपने बीच में जो है आगे-पीछे जो है पत्थरें डाल दी, लेकिन एक आप कोर्स क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट एक सीक्वेंस वाइज़। इसका क्या काम क्या होता है? ये जो बीच वाले हैं या ऊपर वाले हैं, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है? ताकि वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड हों, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? लेसिंग कोर्स कहते हैं। फिर आता है स्पाल्स। स्पाल्स को बाल से याद रखें, यानी कि छोटे टुकड़े आप जब किसी बड़े पत्थर के छोटे चिप्स या स्मॉल पीसेस बना देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पाल्स कहते हैं, ठीक है? फिर आता है बट्रेस। लफ्ज़ बट्रेस जब भी आएगा,
आपने क्या याद रखना है कि ये भी हमारे पास जो है इंक्लिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है? इंक्लिनेशन, ठीक है? किसी एंगल की बात कर रहा है। तो ये पिक्चर देख लें, हम किसी वॉल को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के जो प्रोजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं इंक्लाइंड, इसे हम क्या कहते हैं? बट्रेस कहते हैं। ये बट्रेस वॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो a sloping or stepped masonry projection from a tall wall intended to strengthen the wall against the thrust of a roof or arch is called buttress, ठीक है? फिर सेटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग a stone in its position in a masonry construction is called setting, यानी कि आप किसी स्टोन को एक पोजीशन में रखें या ब्रिक को एक पोजीशन में रखें तो उसे आप किस चीज़ का नाम देंगे? सेटिंग का नाम देंगे। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मेसनरी। हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के इनकी क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें हमारे पास पहला आता है, दो तरह से जो है ना हम क्लासीफाई करते हैं स्टोन मेसनरी को। एक होता है रबल मेसनरी, एक होता है एशलर मेसनरी, ठीक है? अब रबल क्या होता है? In rubble masonry, the stones of irregular sizes are used. The different type of rubble masonry are as follows. यानी कि जब आप irregular size के पत्थर या ब्रिक इस्तेमाल करेंगे तो उसे आप पत्थर इस्तेमाल करेंगे तो उसे आप रबल मेसनरी कहेंगे, ठीक है? अगर आप सीक्वेंस रेगुलर वाइज कोई पत्थर वगैरह इस्तेमाल करेंगे जो कटे छुटे हों तो उसे आप क्या कहेंगे? एशलर मेसनरी कहेंगे, ठीक है? इसके भी फिर फर्दर टाइप आते हैं रबल के, यानी इरेगुलर साइज में भी फर्दर टाइप आते हैं। एक आता है कोर्स्ड रबल मेसनरी। दिस इज़ द रफेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन वॉलिंग, यानी आप क्या करते हैं कि बिल्कुल ये चीप तरीका होता है स्टोन मेसनरी का। इसमें क्या करते हैं? इन दिस टाइप ऑफ रबल मेसनरी द स्टोन यूज्ड आर ऑफ वाइडली डिफरेंट साइजेस, जो 50 एमएम से 200 एमएम के होते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के पत्थर होते हैं, ठीक है? और दिस टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी इज कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग एटसेट्रा। मैं दिखा देता हूँ। ये अगर आप लोग देख लें यहाँ पे और यहाँ पे देख लें, बिल्कुल इरेगुलर साइज़ के हैं, ठीक है? कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? एक तो रबल हो गया, रबल में फिर ये किस में आ जाते हैं? कोर्स्ड में, यानी कि जो है इनका साइज़ जो है हमारे पास कोई इसका स्पेसिफिक साइज़ नहीं होता, ठीक है? मुख्तलिफ साइज़ेज़ के हैं पिक्चर में। फिर आता है अनकोर्स्ड रबल मेसनरी। सेकंड, इसमें जो है कोर्स्ड का मतलब ये है कि इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक साइज है। देखिए 50 से लेके 200 एमएम यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें इनके जो साइजेस हैं इनका कुछ ना कुछ फिर भी इनका मुझे आइडिया है कि भाई एक 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के दरमियान है, तो इसे मैं क्या कहूँगा? कोर्स्ड रबल मेसनरी। लेकिन परफेक्टली साइज के नहीं है, यानी कि मुख्तलिफ हैं, एक ये है एक ये है, देखें फ़र्क है। अगर परफेक्टली होते तो हम उसे क्या कहते? एशलर कहते, ठीक है? फिर आते हैं अनकोस्ड रबल मेसनरी। इसमें हम क्या कहते हैं कि बस जैसे ही आपको पत्थर मिले, आपने डायरेक्ट इस्तेमाल किए, उसे हम क्या कहते हैं? छोटे बड़े जिस तरह के भी है उसे हम अनकोस्ड रबल मेसनरी कहते हैं, ठीक है? दे आर यूज्ड एज दे आर अवेलेबल फ्रॉम द क्वेरी एक्सेप्ट नोकिंग आउट सम कॉर्नर्स, यानी ये आप क्या करते हैं? जैसे ही आपको क्वेरिंग करते हैं वहां से मिल गया और आप जो है ना इनको डायरेक्ट इस्तेमाल कर दो, सिवाय कुछ हल्के फुल्के से चेंजेस करके, ठीक है? द कोर्सेज आर नॉट मेंटेन्ड रेगुलरली। इसमें हमारे पास जो कोर्सेज हैं, जो लेयर्स हैं, वो मेंटेन नहीं होती प्रॉपर्ली, ठीक है? जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे एक कोर्स ये है, देखें बिल्कुल परफेक्ट है, फिर दूसरा कोर्स भी एक तरह से मेंटेन्ड है, फिर तीसरा कोर्स भी एक तरह से मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे मेंटेनिंग की बात है, लेकिन अन कोर्स में हमारे पास जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं इनमें, ठीक है? दिस टाइप ऑफ रबल मेसनरी बीइंग चीपर इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल्स, गोडाउन्स, गैराजेस एटसेट्रा, ठीक है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रैंडम फिर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रबल मेसनरी द स्टोन्स ऑफ इर्रेगुलर साइज एंड शेप्स आर यूज्ड। इसमें फिर इर्रेगुलर शेप्स के होते हैं, ठीक है? द स्टोन्स आर अरेंज्ड सो एज टू हैव गुड अपीयरेंस। इसमें सिर्फ ये है कि उनको ऐसे रखा जाता है कि हमारे पास एक अच्छी अपीयरेंस मिलती है। दिस टाइप ऑफ मेसनरी इज यूज्ड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कंपाउंड वॉल्स, गोडाउन एटसेट्रा। ये भी सेम यहीं पे इस्तेमाल होता है। मैं पिक्चर दिखाता हूँ। अब ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, जैसे ही उसने पत्थर निकाले और डायरेक्ट आके यहाँ पे प्लेस कर दिए, इसको कहते हैं अनकोर्स्ड रबल मेसनरी। और इसे कहते हैं रैंडम, यानी कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं रबल मेसनरी, ठीक है? फिर हमारे पास आता है ड्राई रबल मेसनरी। ड्राई क्या है? जहाँ पे आप कोई भी मोर्टार इस्तेमाल ना करें, यानी सीमेंट वगैरह आप इस्तेमाल ना करें जॉइंट्स के अंदर। आप डायरेक्ट क्या करें? उठाया पत्थर और उसके ऊपर दूसरा पत्थर देके एक वाल बना दिया, ठीक है? इसे ड्राई रबल मेसनरी कहते हैं। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर कंपाउंड वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स। अक्सर जो रिटेनिंग वॉल्स बनते हैं ना, जहाँ पे फ़र्ज़ कर लें, अब मुझे पता है कि भाई यहाँ पे मैं सीमेंट इस्तेमाल करूँ कुछ नहीं होने वाला, बजाय कि मैं पैसे ज़ाया करूँ, मैं क्या करता हूँ? बड़े पत्थर ला के रख देता हूँ। तो वहाँ पे या पिचिंग ऑन ब्रिज अप्रोचेस, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? ड्राई रबल मेसनरी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है?
फिर आता है सेकंड पार्ट। अब देखें फर्स्ट पार्ट तो ये था कि आपने पढ़ा रबल मेसनरी, ठीक है? रबल के अंदर हमारे पास 4 इकसाम थी। अब इन 4 को ख़त्म करने के बाद 3 इकसाम थी और चौथा ये था, ठीक है? अब हमारे पास एशलर आता है। एशलर जो है सेकंड टाइप है। इन एशलर मेसनरी द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन आर यूज्ड। इसमें हम परफेक्ट साइज़ के देखें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हैं स्टोन्स की। द कोर्सेज़ आर नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम हाइट। जो लेयर्स होते हैं ना इस तरह, ये पहला लेयर हो गया, फिर दूसरा लेयर हो गया। कहते हैं इनका ज़रूरी नहीं कि जो थिकनेस है वो बिल्कुल एक ही हाइट का हो, कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे, लेकिन होंगे ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, ठीक है? द हाइट ऑफ स्टोन वेरीज फ्रॉम 250 टू 300 mm, ठीक है? अब मैं दिखा देता हूँ पिक्चर। द लेंथ ऑफ स्टोन शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ हाइट एंड द डेप्थ इनटू द वॉल शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू हाफ द हाइट। ये मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल परफेक्टली ब्रिक की तरह है, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं? एशलर मेसनरी, ठीक है? एशलर में देखिए हैं पत्थर हैं, ब्रिक्स नहीं है, पत्थर ही है। इनको कट करके ड्रेस करके प्रॉपरली स्क्वायर साइज में इन्होंने या रेक्टेंगुलर साइज में ले लिया। अब कह रहा है कि भाई ये जो इसका हाइट है, ठीक है, और नीचे वाले का जो हाइट है ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, ठीक है? वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, लेकिन ये है कि इनका जो हाइट है ये सबका, लेकिन होना क्या चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है? इनका हाइट सेम होना चाहिए, लेकिन ऊपर वालों का साइज़ का फ़र्क पड़ता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन हो क्या? सीक्वेंस वाइज़, सब सीक्वेंस वाइज़ के होने चाहिए। बस आज का लेक्चर यहीं तक था। बाकी कल इंशाल्लाह, कल अगर टाइम मिला तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर कोई दिन निकाल के इस लेक्चर को भी, इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा-सा लेंथी है। अभी भी हमने काफ़ी पोर्शन इसका कवर कर लिया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो वाइंड अप कर लेते हैं। ख़त्म कर दें फिर? चलें स्टॉप कर देते हैं।